बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। रिया अपने पिताजी के साथ एक छोटे से घर में रहता था, लेकिन उस गांव में मनोहर नाम का एक लड़का भी रहता था। रिया और मनोहर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन रिया बोलता है, अरे मनोहर, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बताओ, वरना मैं जा रही यहाँ से। अरे क्या करे रिया, तुम्हें देखे बिना मेरा एक पल भी रहा नहीं जाता। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई, वरना मेरी तो जान ही चली जाती। रिया और मनोहर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह दोनों रोज किसी न किसी बगीचे पर घूमा करते थे। एक दिन मनोहर रिया से बोलता है, अरे रिया, कब तक हम यूं ही मिलते रहेंगे? हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, वरना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतनी जल्दी शादी क्यों करनी है? मेरे ख्याल से आपको एक बार फिर सोच लेना चाहिए। इतनी जल्दी शादी करके क्या मिलेगा? अरे ये क्या बात कर रहे हो? जितनी जल्दी हो सके शादी उतनी अच्छी है। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, जाकर अपने पिताजी से हमारे रिश्ते की बात करो। रिया घर लौटकर अपने पिता से मिलने जाती है और उनसे बातचीत शुरू करती है। पिताजी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मनोहर ने मुझसे कहा था कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। बस यही कहना था आपसे। अगर आपको इस शादी से कोई एतराज है तो मैं मनोहर को समझा भी सकती हूँ और उसे मना भी कर सकती हूँ। नहीं नहीं रिया बेटी, भला मुझे तुम्हारी और मनोहर की शादी से ऐतराज क्यों होगा? मुझे तो अफसोस है कि मैं तुम दोनों से कभी शादी के लिए नहीं पूछ पाया। लेकिन अब कोई बात नहीं, मैं अभी मालिक के पास जाता हूँ तुम्हारी और मनोहर की शादी के लिए कुछ पैसे उधार लेने। रिया के पिताजी रमेश बहुत सालों से हीरा नामक एक सेठ के पास काम करते थे। अपनी एक लौटी बेटी की शादी के लिए वह सेठ के पास कुछ पैसे उधार लेने के लिए जाते हैं। मालिक, कुछ पैसे उधार दे दो, समय पर आपका सब उधार उतार दूंगा। मेरी एक लौटी बेटी की शादी करनी है। अगर मैंने अभी उसकी शादी नहीं कर पाई तो मैं जिंदगी भर अपने आप को कोसता रहूंगा। अरे रमेश, मेरे पास अभी एक भी पैसे नहीं हैं। वो शहर की दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। सारा पैसा जैसे बह गया, अब बस वही बचा है जो हाथ में था। रमेश पैसे न मिलने की वजह से बहुत दुखी हो जाता है और वो निराश होकर वहाँ से चला जाता है। सेठ के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन फिर भी वो रमेश से झूठ बोलता है। सेठ को यह बात अच्छे से पता होती है कि अगर रिया की शादी इतने अमीर घर में हो जाती है तो रमेश कभी भी उसके पास काम करने नहीं आएगा। रमेश अपने दुख के साथ घर की ओर लौट रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है उसे वहाँ मनोहर मिलता है। रिया बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों की शादी के लिए पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। दुनिया में सिर्फ मैं ऐसा बाप हूँ जो अपनी एकलौती बेटी की शादी नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं अभी तुम दोनों की शादी नहीं कर सकूंगा। पिताजी, आपको शादी के लिए पैसे इंतजाम करने की कोई जरूरत नहीं है। इस शादी में जितना भी खर्चा आएगा सब मैं दूंगा। आप निश्चिंत होकर शादी की तैयारी कीजिए। मनोहर की बात सुनकर रमेश पहले तो पैसे लेने से साफ मना कर देता है, लेकिन मनोहर बार बार जिद करता है। उसकी जिद और समझाने के आगे रमेश आखिरकार मान जाता है। पर इस बातचीत को पास ही छुपकर हीरा का एक नौकर सुन रहा था। नौकर जल्द ही यह सब जाकर हीरा को बता देता है। अरे रामू, ये मनोहर तो रिया के प्यार में पागल हो गया है। उसकी इस पागलपन की वजह से मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। कोई उपाय है तो बताओ। अरे मालिक, मेरे पास एक उपाय है। मैं एक बाबा को जानता हूँ। अगर हम बाबा को रिया के बारे में कुछ बुरा बोलते तो बाबा रिया को सही सलामत नहीं रखेगा। फिर रामू हीरा को उस बाबा के पास ले जाता है और हीरा बाबा को रिया के बारे में बहुत कुछ बोलता है। अगर रिया ऐसी है तो उसे सबक सिखाने का उपाय किया जाएगा, लेकिन याद रखना इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। बाबा, वह रिया एक बड़ी चालबाज है। उसने मनोहर को अपने जाल में फंसा लिया है। वह लालची और धोखेबाज है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वह सब कुछ तबाह कर देगी। फिर बाबा मंत्र पढ़ने लगता है। बाबा अपनी मंत्र से रिया को एक चुड़ैल का रूप दे देता है। अगले दिन रिया एक चुड़ैल में बदल जाती है। उसने अपने आप को इस रूप में देखकर बहुत डर जाती है और वह अपने पिताजी को बुलाने लगती है। पिताजी, पिताजी जल्दी आओ, मेरे चेहरे को पता नहीं क्या हो गया है, कुछ समझने नहीं आ रहा है। अपनी बेटी को चुड़ैल के रूप में देखकर रमेश बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ पर मनोहर आता है और रिया को चुड़ैल के रूप में देखकर हैरान हो जाता है। रिया को इस रूप में देखकर मनोहर को बहुत बूढ़ा लगता है और वह वहाँ से चला जाता है। रिया इस रूप में बाहर भी नहीं जा सकती थी और वह घर के कोने पर ही रो रही होती है। अगले दिन मनोहर फिर से रिया से मिलने आता है और रमेश से रिया को बाबा के पास ले जाने के बारे में बात करता है।
रमेश भी मनोहर की बात से सहमत होता है। फिर मनोहर बाबा की तलाश में निकल जाता है। वह कुछ गांव वालों से बाबा के बारे में पूछता है तो एक गांव वाला बोलता है, यहाँ आस-पास तो एक ही बाबा रहते हैं, क्यों, क्या काम है तुम्हें उनसे? मनोहर सब कुछ सच-सच बता देता है। फिर वह गांव वाला मनोहर को उस बाबा के पास ले जाता है। वह गांव वाला मनोहर को उसी बाबा के पास ले जाता है जिस बाबा ने हरि के कहने पर रिया को चुड़ैल बना दिया था। मनोहर बाबा के पास जाकर रिया की सच्चाई सब खोलकर बता देता है। मनोहर की बात सुनकर बाबा कहते हैं, रिया को मैंने ही चुड़ैल बना दिया था। मुझे हीरा ने आकर रिया के बारे में बहुत बुरा कहा था। बाबा को सब समझ आ जाता है और वह अपनी जादू से रिया को वापस इंसान बना देते हैं और बाबा मनोहर से कहते हैं, जाओ, घर पहुंचते ही तुम्हारी रिया फिर से अपने असली रूप में आ जाएगी। यह सुनकर मनोहर को रिया से मिलने का इंतजार करना मुश्किल हो जाता है और वह तुरंत रिया से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही मनोहर घर पहुंचता है, वह रिया को फिर से इंसान के रूप में देखकर बेहद खुश हो जाता है। रमेश भी यह देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद रिया और मनोहर की शादी धूमधाम से होती है। वहीं हरि को बिना किसी कारण रिया को चुड़ैल बनाने की साजिश रचने के लिए गांव वाले कड़ी सजा सुनाते हैं। यह घटना सभी को सिखाती है कि झूठ और अन्याय का परिणाम बुरा ही होता है।